नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज दोस्तों हम जो लेके आए हैं एक नया वीडियो है और इस वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने आपको बताया था राष्ट्रपति के मामले में, फिर अगला वीडियो बनाया हमने राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। तो इसी के बाद जो अगला आता है टॉपिक वो आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, अब इसे अगर देखते हैं तो इसका कैसे कहाँ जिक्र है, तो अगर इसका जिक्र अगर देखते हैं तो इसका जिक्र भाग 5 में और अनुच्छेद 63 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 63 में जिक्र किया गया है। अब इसमें क्या है कि हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि राष्ट्रपति से मिला जुला अगर हम इसे पढ़ाएंगे, दोनों को अगर पढ़ेंगे मिला जुला कर, तो हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ये सबसे पहले तो हम ये अवधारणा सीखेंगे कि ये जो राष्ट्रपति की अवधारणा है ये हमने यूएसए से ली थी। कहाँ से ली थी? यूएसए से। और इसमें एक खास बात जो यही है कि इसको भारत की जो वरीयता क्रम में जो पद दिया गया है वो कौन सा है, तो पहले नंबर पे जो होता है राष्ट्रपति और वरीयता अनुक्रम में इसका दूसरा नंबर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो यानी ये जो है उनका वरीयता अनुक्रम, वरीयता अनुक्रम में भारत में राष्ट्रपति का दूसरा स्थान माना गया है। तो यहाँ पर हम एक तरफ से अगर एक नज़र डालते चलें कि अनुच्छेद 63 में हमें बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका जिक्र हमें किया गया था। अब यहाँ भारत के उपराष्ट्रपति यानी 53 में हमें जिक्र कर दिया गया, या सीधा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा ऐसे हटा देते हैं, इसकी कोई काम नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति यानी ये हो गया हमारे पास। अब यहीं पर अगर थोड़ा सा इंट में अगर हम लेके चलते हैं अनुच्छेद, तो भारत का उपराष्ट्रपति आखिर बनाया क्यों गया कि हमारे पास अगर राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति का क्या काम है। तो यहाँ पर एक चीज़ थी कि अगर राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए हमारे पास राष्ट्रपति हैं मौजूद, तो एक दूसरा काम उन्हें दिया गया था कि आप परमानेंटली ये काम करेंगे। तो वहाँ पर लिखा गया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी उपराष्ट्रपति को परमानेंट काम करने के लिए एक पद दिया गया जिस पे वो काम करेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उसकी बात कही गई। तो अनुच्छेद 64 में हमें ये बात बता दी गई। अब यहीं पर एक चीज़ कही कि उपराष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 65 में एक चीज़ हमको जिक्र किया गया कि ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये क्या बताया गया कि राष्ट्रपति अगर हमारी कंडीशन में उपराष्ट्रपति रिक्त हैं या बीमारी से या किसी चीज़ से अगर नहीं है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति कार्य करेंगे तो कैसे क्या है, इनको बात समझ लेंगे। तो इनकी एक चीज़ है कि राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए, निर्वाचन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती हैं उसको हम बहुत ज़रूर देखेंगे। तो इसमें हम अगर अनुच्छेद 66 में देखते हैं तो इसमें बताया गया निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। राष्ट्रपति जब नियुक्त होगा तो उसका निर्वाचन किस तरीके से होगा, क्या चीज़ होगी, इस चीज़ का भी जिक्र कर देंगे। अब उसके बाद आता है निर्वाचन, ये हमारा 66 में हो गया। 67 में इसका बताया गया कार्यकाल,
67 में कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल यानी पदावधि। अब इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं सब कुछ, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अगर देखते हैं कि राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो योग्यताएं और अर्हताएं तो जरूरी हैं। अर्हताएं तो क्या क्या जरूरी हैं? अर्हताएं पहले तो ये देखेंगे, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमें कौन कौन से जरूरी हैं। तो वही जो हमने राष्ट्रपति में पढ़ाया था कि भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का नागरिक हो, ये हमने पहले से पढ़ा है। दूसरा उसमें पढ़ा था 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से कम होगा तो उपराष्ट्रपति बनने लायक नहीं होगा। तीसरा इसमें था कि किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। और चौथा इसका जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि उसमें ये बताया गया था कि वह लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य हो। यहाँ पर वही लाइन बदल करके यहाँ पर आ जाएगा वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। इतना ही डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में ऐसा कौन सी योग्यता है जो उन दोनों को भिन्न करती है। तो ऑप्शन में आपको अलग अलग दिए जाएंगे। एक तो आपकी ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा कि राष्ट्रपति को के लिए लोकसभा में चयनित होने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में चयनित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर वही वाली राष्ट्रपति वाली बात देखते हैं तो इतनी योग्यताएं तो लगभग हम सब रखते हैं। तो फिर वही भीड़ वाला मामला आ जाएगा कि 50% जनता कहेगी कि हम राष्ट्रपति का नहीं लड़ पाए तो उपराष्ट्रपति का तो लड़ ही लेते हैं। तो यहीं पर एक चीज और कही गई कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, बस यहीं पर आकर के लुटिया डूब जाती है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, करीब 50-40 सदस्य, और वो भी निर्वाचक मंडल के, निर्वाचक मंडल के। अब यहां पर एक चीज हमें समझ आती कि यहां पर एक शब्द आ गया निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था। तो उसमें हमारे पास क्या था कि राज्यसभा था, लोकसभा था और विधानसभा भी थी उसमें, और दिल्ली और पुडुचेरी के भी लोग शामिल थे, यानी सदस्य शामिल थे। इसमें बस यहीं पर निर्वाचक मंडल में खेल गड़बड़ हो जाता है। तो वो निर्वाचक मंडल क्या है वो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर इस निर्वाचक मंडल में, ऊपर साफ कर देते हैं, कर लिया होगा आपने, इसको हटा देते हैं। इस निर्वाचक मंडल में दल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? नंबर 1 लोकसभा और नंबर 2 राज्यसभा के। अब यहां पर एक शब्द बहुत है कि सभी सदस्य से यहां पर ये मतलब लगा लेंगे 2+12, यानी यहां पर मनोनीत सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार होता है। मनोनीत सदस्य को भी वोट डालने का अधिकार है, डालने का अधिकार है, जबकि राष्ट्रपति में नहीं था, जबकि राष्ट्रपति में नहीं था। बात समझ गए होंगे
कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होंगे। इसमें कौन सी एक और स्टार लगा करके पॉइंट बनाना चाहेंगे तो यहाँ से बना लेंगे। यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद शामिल नहीं होती, यानी कोई भी विधानमंडल का सदस्य इसमें वोट नहीं करेगा उपराष्ट्रपति के मामले में। तो इतनी बात हमने एक लिया। इसमें एक चीज हमें वही चीज जो हमने पहले पढ़ाया था कि जो राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट होता है एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी गुप्त मतदान भी होता है, मतती लगती है और गुप्त मतदान भी होता है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ में आ गई कि जैसे राष्ट्रपति का है वैसे ही इसका है, बस इसमें निर्वाचक मंडल जो राज्यों की इंटरफियरेंस था वो इंटरफियर नहीं करेंगे, उसमें भाग नहीं लेंगे। यानी 20 प्रस्तावक भी जरूरी हैं, 20 अनुमोदक भी जरूरी हैं और इसमें विधान परिषद और विधानसभा के लोग शामिल नहीं होंगे। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब यहां से हमें वोट वाली पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। अब यहां पर ले चलते हैं इसके कार्यकाल यानी पदावधि। पदावधि हमारे पास, पदावधि आप जानते हैं कि पदावधि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। यदि किसी कंडीशन में अगर कोई भी इस क्या कहते हैं 5 वर्ष पूरा नहीं करता है तो क्या कंडीशन हो सकती है उसके सामने? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सामान्य रूप से कार्य करता है, संविधान का कोई उल्लंघन नहीं करता है, तो उसके सामने 5 साल पूरा कार्य करने का अधिकार है। यदि यहाँ पर कोई परेशानी होती है तो त्यागपत्र देने का किसे अधिकार है कि वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। ये बात समझ में आ गई। उपराष्ट्रपति यदि पद से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। इतनी बात हमें समझ में आ गई। यहां पर तीसरी कंडीशन एक और हम ये मान लेते हैं कि यदि उपराष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया या किसी भी मर्यादाओं का उल्लंघन किया जो संविधान का अनुरूप नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हटाने की विधि क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो यहां पर कहेंगे एक जो प्रक्रिया है महाभियोग नहीं लगता है, महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं होता है। बाकी जो प्रक्रिया है वो सब महाभियोग जैसी ही होती है, लेकिन इसमें शर्त ये लागू है कि उसमें तो चाहे लोकसभा में बिल प्रस्ताव आ जाए तो राज्यसभा में पारित होगा और राज्यसभा में आ जाए तो लोकसभा में पारित होगा। इसमें ये नियम है कि इसमें पहले प्रस्ताव राज्यसभा में पेश होगा, तब वह लोकसभा में 2/3 बहुमत से अगर पारित होता है, अगर 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, उन्हें पद से हटना पड़ेगा। इसमें एक विशेष वही वाली बात जो उसमें लगाई थी वो है कि इसकी पूर्व सूचना हमें 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी होती है। इसकी हमें ये बात समझ में आ गई कि इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इसकी समस्या वो
तो 14 दिन पहले हमें राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना होगा। और यदि किसी विवाद की स्थिति है, अगर विवाद की स्थिति पैदा होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ही दखल अंदाजी करेगा। उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही उसकी सुनवाई करेगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है, इसका चुनाव कौन कराता है? तो इसका चुनाव जो है, चुनाव आयोग ही कराता है। चुनाव आयोग, इसकी जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत ही आती है। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी आपको। एक तो राष्ट्रपति की योग्यताएं कर दी कि राष्ट्रपति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, मतदान कैसे होगा, मतदान गुप्त होगा, एकल संक्रमणी पद्धति भी लगेगी, और उनका कार्यकाल 5 वर्ष को होगा। अगर 5 वर्ष नहीं पूरा कर पाते हैं तो त्यागपत्र देते हैं तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, और अगर हटाने की प्रक्रिया होगी तो अपना महाभियोग की प्रक्रिया की तहत ही होगा, लेकिन उसमें महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद इसकी पूर्व सूचना हमें उपराष्ट्रपति को भी देनी होगी। यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर अगर हम उनके कार्य और शक्तियों का वर्णन करें तो यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को मिलती है, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं। कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो हमने शुरुआत में आपको ये जिक्र किया था कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कोई अगर मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय मौजूद हैं तो वो सबसे पहले तो राज्यसभा के लिए उत्तरदायी होंगे, और राज्यसभा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यसभा के सभापति, ये हमने आपको बताया, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। और दूसरी कंडीशन हमने ये बताई थी कि यदि राष्ट्रपति मौजूद नहीं हैं, बीमार हैं, छुट्टी पर हैं, या मृत्यु हो गई है, या रिक्त स्थान खाली हैं, तब एक विशेष कंडीशन आप जरूर ध्यान रख लेंगे, तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन यहां पर शर्तें लागू हो जाएंगी। वहां पर क्या? पहली शर्त तो ये हो जाएगी, जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो सभापति का कार्य नहीं करेंगे। ठीक, एक ही चीज होती है। दूसरी चीज, जो उनको वेतन मिलता है, वेतन भत्ता, यानी इस समय 4 लाख मिलता है, इस समय 4 लाख जो मिलता है उस समय बढ़कर वही मिलेगा जो राष्ट्रपति को मिलता है। दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यह है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो निर्णय होंगे उन्हें मान्य माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं है कि जो निर्णय आए वो नहीं माने जाएंगे। अगला पॉइंट यहां पर ये देख लेते हैं कि यह जो समय सीमा है ये 6 माह तक रहती है। यानी कोई राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, अगर उपराष्ट्रपति ने उसका कार्यभार संभाला है तो उपराष्ट्रपति के कार्यभार की जो सीमा है वो कितनी है? 6 माह तक उसकी रह सकती है। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि एक और समस्या थी, यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यदि किसी भी प्रस्ताव में वोट अगर पड़ते हैं तो क्या उपराष्ट्रपति वोट डाल सकता है? नहीं। यहां पर अगर किसी प्रस्ताव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता, डालने का अधिकार नहीं है। इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा। कैसे
कि अगर हमने, पहली बात तो इसमें क्वेश्चन होता है कि ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो उस सभा का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति यानी सभापति ये कह सकते हैं कि ऐसा पद है जिस पर वो सदस्य जो चयनित होता है उस सभा का सदस्य नहीं होता है, यानी वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। वो क्या होगा? सीधा सीधा सभापति होगा उस राज्य का। अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो उसे वोट डालने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन उसमें एक शर्त लागू है। यदि, यहां पर लिखते हैं, यदि वोट 50-50% विभाजित हो जाएं, वोट 50% और 50% में विभाजित हो जाएं, तो उसे निर्णायक वोट देने का अधिकार है। समझ में आ गया होगा कि पहली बात तो ऐसी रेयर कंडीशन है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, ना ऐसा हुआ है अभी तक। अगर ऐसा होता है तो उसे वोट देने का जो अधिकार है वो उस कंडीशन में हो सकता है कि वोट दोनों तरफ 50-50% बट जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास यहाँ पर जो है वो निर्णायक वोट डालने का अधिकार है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि राष्ट्रपति को जो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह किस पद के लिए मिलता है। तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि वेतन जो है उसको उपराष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि वह सभापति का कार्य करता है, तो सभापति के रूप में उसे क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो सभापति के रूप में उसे 4 लाख वेतन मिलता है, न कि राष्ट्रपति के रूप में। बहुत बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राष्ट्रपति के उसमें मिलता है या सभापति के रूप में उसे मिलता है। तो उसे जो वेतन मिलता है सभापति के रूप में उसे मिलता है। और इसमें हमने देख लिया कि शायद इससे कोई संबंधित कोई पॉइंट नहीं छूटा है, वो हमने सारे इसमें करा दिए। अब अगर आपको कहीं इसमें कोई दिक्कत रह गई हो या कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़ जो हमसे छूट गई हो तो आप इसे कर लीजिएगा, नहीं तो जितना आता है उतना हमने आपको पूरा इसमें बता दिया। अब इससे संबंधित आप एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आप इसको 1-2 बार और पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ इसको राष्ट्रपति से मिला जुला करके पढ़ेंगे। हमने एक वीडियो राष्ट्रपति की बनाई है और दूसरी वीडियो राष्ट्रपति के कार्यशक्तियों की बनाई है। यदि आपने ये डायरेक्ट वीडियो पे आ गए हैं तो पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पे देख लेंगे, तो इसे पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और हम वादा करते हैं कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, और अगर कोई छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम अगले वीडियो में उसको मेंशन कर सकें और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो हम आपसे निवेदन करेंगे अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो धन्यवाद।